is our final lecture, that is lecture 3rd of chapter 14. And yesterday we saw, or we can say that in last lecture we saw planning in India, factors of planning, and then economic planning. So if we have economic planning, then we must have our objectives of planning also. We saw in the topic that we have well defined and definite aims and objective, estimation of available resources, distribution and use in various targets. So just keeping in mind these aspects, these factors of objectives, what are the objectives of economic planning of India? So to achieve the objective of economic development, what is our target? Our target is to achieve economic development. As we seen two type of progress of economic, that is economic development and economic growth. So the economic growth is first stair as we see, and economic development is the second stair of economic progress. That after economic growth we should and we must have to see economic development. In that we must have in our mind to social status, इकोनॉमिक स्टेटस, ह्यूमन स्टेटस. तो ये सारी बातें, सारे पहलू, सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए, है ना, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट भी उसके अंदर होना चाहिए. तो ये सब दिमाग में रखकर जब हम आर्थिक प्रगति करते हैं तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग में पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकंड हमने देखा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. सो पॉवर्टी इज द रूट प्रॉब्लम of India or any country if it has. So removal of poverty is also main objective of our economic planning, to reduce the inequality of income and establish social justice. As we see or as we study the society, we have seen the disparity, the big valley between rich and poor, and this is the inequality of income. So to establish social justice and to reduce the inequality of income is the third main objective of in economic planning. The fourth one is to make maximum use of human resources and provide more employment opportunity. Employment opportunity जितनी ज़्यादा प्रोवाइड होगी कंट्री में, उतना ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका यूज़ होगा. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो कम होगी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ भी हो पाएगा. सो द फोर्थ इकोनॉमिक प्लानिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना. क्लियर? देन द फिफ्थ वन इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी. ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी जो है उसी का मॉडर्नाइजेशन अगर हम करते हैं करें, दिस इज़ द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. द नेक्स्ट वन इज़ रूरल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन. एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और रूरल डेवलपमेंट करना, क्योंकि भारत जो है 60% कहाँ बसता है? गाँव में बसता है. एंड ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज़. इतना वास्ट कंट्री होने की वजह से आज भी क्षेत्रीय रूप में इनइक्वल असमानता जो हमारे कंट्री में है उसका खात्मा करना, उसको. जस्ट सी द 5-year प्लान इन इंडिया. 12 5-year plans made so far under the policy of planned economic development. Planned economic development जब से हमने स्टार्ट किया हमने 5 years plans बनाए. क्लियर? सो अब तक हमने कितने 5 years प्लान बनाए हैं? 12 5 years प्लान बना लिए. हाउ मेनी 5 year plans made in India? 12 5 years plan we have made. 3 annual plans were made between 1968 and 1969 due to Indo-Pak war, continuous droughts,
प्राइस राइज एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज प्लान हॉलीडे। 3 हमने एनुअल प्लान बनाए। इन 5 ईयर प्लान के बीच कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टेंसेस इंडिया में ऐसी हुई थी कि जब हमने 5 ईयर प्लान पर वर्क नहीं किया, जबकि हमें एनुअल प्लान बनाने पड़े। When in 1968, in 1969, what were the reasons? Indo-Pak War, continuous droughts, drought means पता आपको कि जब रेन नहीं होता है, सूखा पड़ता है, अकाल होता है, देन प्राइस राइज के समय एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसे हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। जब हमने 5 ईयर प्लान में 3 टाइम ब्रेक दिया और हमने 5 इंस्टेड ऑफ 5 ईयर वी मेड एनुअल प्लान ओनली, दैट वाज नोन एज प्लान हॉलीडे। क्लियर? दैट वाज नोन एज प्लान हॉलीडे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ just here I just want to write planning, but I have that we have completed. Okay, so the main objective of 12th year plan was assimilated and sustainable rapid development. जब हमने डेवलपमेंट के काइंड्स देखे तो हमने पढ़ा था सस्टेनेबल एंड एजिमिलेटेड रैपिड डेवलपमेंट, जिसका अर्थ होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका कंजर्वेशन करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, या उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे हुए रहें, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। करेक्ट? तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है 12th 5 ईयर प्लान का क्या था? एजिमुलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट। आपको बहुत अच्छे से ये फैक्चुअल जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि 3 मार्क्स का ही वेटेज है और तीनों क्वेश्चन जो है कैसे हैं? वेरी शॉर्ट टाइप है। तो वेरी शॉर्ट टाइप में ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। अगर बैक एक्सरसाइज में से आ जाता है दैट विल बी इजी टू यू टू अटेम्प्ट, बट अगर मिड ऑफ द चैप्टर में से आ जाता है देन वी हैव द फैक्चुअल स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी, माइन्यूट स्टडी इज इम्पोर्टेंट। सो अगर 12th 5 ईयर प्लान का हमें क्या पूछ लिया जाए? मेन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? दैट वाज एजिमुलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट। क्लियर? उसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं रोलिंग प्लान। क्या है बेटा रोलिंग प्लान? व्हाट इज रोलिंग प्लान? सो a current plan is updated and reviewed after a certain period of time. जो हमने करंट प्लान बनाया है डेवलपमेंट का, अगर उसमें कुछ कमी लगती है, अगर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि जितने टाइम पीरियड में हमने उसे सोचा उतने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम क्या करते हैं? इट मीन्स सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसका कुछ टाइम पीरियड फिर से बढ़ाती है, उसका रिव्यू लेती है, उसको फिर उसी प्लान को अपडेट करती है। क्लियर? तो उसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान। सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग प्लान? व्हाट डू यू नो अबाउट रोलिंग प्लान? डिफाइन रोलिंग प्लान, देन यू मस्ट नो कि जो करंट प्लान है उस करंट प्लान को अपडेट करना, रिव्यू करना एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, उसी को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं नीति आयोग, नेशनल पॉलिसी कमीशन, या NPC वर्ड भी अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपली आपको ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, a think tank of government, what is a think tank of government, then and then your answer will be Niti Aayog. Niti Aayog is think tank of government. Or what is NPC? Then NPC is National Policy Commission, that is a think tank of government. Clear? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? अब देखो हमने पहले ही आपको क्लियर किया था कि 1 मार्क में आपको बिल्कुल 1 वर्ड से लेके 4 पॉइंट तक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो नीति आयोग अगर केवल ऐसा आ जाए कि डिफाइन नीति आयोग,
है ना। तो हमें 3 से 4 पॉइंट इसमें अवश्य लिखने पड़ेंगे। सो नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2015। क्लियर? 1 जनवरी 2015। हेड कौन है? द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कौन है? नीति आयोग के हेड है। आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र जी मोदी इज द हेड ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन और अदर मेंबर्स के बारे में हम अगर बात करते हैं तो द फर्स्ट चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। हेड भी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, चेयरमैन भी अगर पूछें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो मिस्टर अरविंद पगारिया। मिस्टर अरविंद पगारिया कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत। क्लियर? वाइस चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। आपको 4 नाम याद रखने हैं। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट याद करा पहले 1 जनवरी 2015 को। इसे हम क्या कहते हैं? अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। नीति आयोग का सेकंड अगर हम इंग्लिश वर्जन का एग्जैक्टली नाम देखें तो नेशनल पॉलिसी कमीशन, दैट इज एनपीसी। शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज एनपीसी। देन यू शुड क्लियर, you have clear in your mind that NPC is equal to नीति आयोग। नीति आयोग ही NPC है, नेशनल पॉलिसी कमीशन, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2015 में। हेड है आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। चेयरमैन है सेम आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट है अरविंद पगारिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। अब अगर हम इसके कुछ मेंबर्स देखते हैं तो ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सारे यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या है? नीति आयोग के मेंबर्स हैं। क्लियर? Then what are the functions of Niti Ayog? First, to create long-term policy and provide technical advice to government. Long-term policies बनाना और government को technical advice provide कराना. Second one is to provide a platform for the state to work in the national interest. National interest राष्ट्र हित को सोचते हुए, राष्ट्र हित में इंटरेस्ट लेते हुए क्या करना है? स्टेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ताकि वो उस अकॉर्डिंग वर्क कर सके। सारे स्टेट्स अलग अलग केवल अपना अपना हित नहीं सोच के संपूर्ण हमारे देश का हित विचार में रखते हुए ही इस पर कार्य करें। एंड द थर्ड वन इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब आर 2 बेसिक पॉइंट्स बिहाइंड this. Clear? Team India Hub and Knowledge and Innovation Hub are the 2 basic points behind the establishment of Niti Ayog. Team India Hub perform the work of joining the state government with central government. Team India Hub मतलब देखो वर्ड से ही हमें क्लियर होता है कि टीम, भारत इतना वास्ट है। और उसके बाद क्या है कि हम देखते हैं जब हम पावर्स पढ़ते हैं तो स्टेट पावर्स और सेंट्रल पावर्स, है ना। कुछ पावर्स केवल स्टेट के तरफ है और कुछ जो है दोनों का मिलकर। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट पावर जो है उनकी थॉट अलग होती है, सेंट्रल पावर की अलग होती है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग है वो किसके लिए क्या बनकर काम करता है? एक तरह से टीम इंडिया हब जो है वो एक कंसेप्ट है इसके अंदर। तो टीम इंडिया हब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करती है। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन करती है, जिसके वजह से दोनों के विचार मिलाकर नेशनल इंटरेस्ट से जो है ये काम करे। क्लियर? और नॉलेज एंड इनोवेशन हब है सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड प्लेटफॉर्म इसका, जो क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है अबाउट व्हाट? स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाता है, जिसमें इनोवेशंस और नॉलेज हब,
ये दो बेसिक क्या है, इसके नीति आयोग के दो बेसिक पॉइंट्स है, दो बेसिक पॉइंट है नीति आयोग के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे। तो ये भी आपको अच्छे से नाम याद रखना है, टीम इंडिया हब, एंड सेकेंड इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन purpose and including all the minute points, we tried here to include all the factual points, and then I recommend again to read lesson completely. Here are 14 chapter and the first chapter of economic section has over. The next video is on the question answer and back exercise question answer discussion on chapter 1 and chapter 14, बिकॉज चैप्टर 1 का भी हमने PDF लिया है, एक्सप्लेनेशन लिया है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ग्लोरियस इंडिया है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, और चैप्टर 14 का भी हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिया है। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन आर डिस्क्राइब्ड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड सो ऑन, बट केवल बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की जगह क्या करेंगे, चैप्टर 1 के और चैप्टर 14 की बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।